नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर मैं अपर्णा मालती जोशी की लिखी एक कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है एक पल आस्था का। कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी एक पल आस्था का। घंटी का बटन दबाते हुए दृष्टि अक्सर ही नेम प्लेट पर टंग जाती है। प्लेट पर जमी धूल के बावजूद अजय का नाम वहां दमकता रहता है। इस घर ने अजय की सारी स्मृतियों के साथ नाम को भी ज्यों का त्यों सहेज कर रखा है। उसे भी वह खारिज नहीं कर सके हैं। केवल क्षमा ही इस संसार से खारिज हो गई है या कि कर दी गई है, पर इसे ठीक ठीक निष्कासन भी तो नहीं कहा जा सकता। निष्कासित होती तो क्या इस तरह बार बार लौटकर इस दरवाजे पर दस्तक दे सकती थी? ये दादी क्या कर रही है? दरवाजा क्यों नहीं खोलती? सोनू अधीर हो उठा था। क्षमा ने उसका हाथ न पकड़ा होता तो वह शायद दरवाजा पीट ही डालता। आ रही होंगी बेटे, दादी तुम्हारे तरह दौड़ थोड़ी लगा सकती है। रसोई से यहाँ तक आने में समय लगता ही है ना। उसकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि दरवाजा खुल गया। दूसरे क्षण सोनू दादी के गले में झूल रहा था। आटा सने हाथों से ही वह उसे दुलरा रही थी, चूम रही थी। क्षमा मुग्ध होकर वह दृश्य देखती रही। उसके अंतर में एक टीस सी उठी और आंखें छलछला आई। कौन आया है? भीतर से बाबूजी की खरखराती आवाज आई। तब जाकर अम्मा जी को होश आया कि क्षमा अब तक द्वार पर ही खड़ी है। अरे बाहर क्यों खड़ी हो, भीतर आओ ना, उन्होंने दरवाजा छोड़ते हुए कहा। शायद उन्होंने इतनी देर बाद महसूस किया हो कि दरवाजा तो वे घेर कर खड़ी हैं, कोई भीतर आए भी तो कैसे। उतनी देर में बाबूजी एक बार फिर पुकार चुके थे। सोनू को लेकर अम्मा जी उनके कमरे में गई। देखो तो कौन आया है। अरे वाह, हमारे छोटे साहब आए हैं, बाबूजी ने गदगद स्वर में कहा। अजय की मृत्यु के बाद से वो सोनू को छोटे साहब ही कहने लगे हैं। शायद उस शून्य को इस संबोधन से भरना चाहते हो। सोनू दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गया था। उसे चूमते हुए उन्होंने पूछा, अकेले ही आया है क्या? अकेला कैसे आएगा, बहू भी आई है ना। नाटक में अपनी एंट्री का इंतजार करते पात्र की तरह क्षमा एक और खड़ी थी। अम्मा जी की बात से जैसे उसे क्लो मिल गया। उसने आगे बढ़कर पहले अम्मा जी के फिर बाबूजी के पांव छुए। जीती रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। क्षमा को लगा कि सदा सुहागन कहते हुए बाबूजी की आवाज कांप गई है। उसने आंखें उठाकर उनकी ओर देखा। हर बार की तरह आज भी लगा कि वे मृत्यु के एक कदम और पास पहुंच गए हैं। आप कैसे हैं बाबूजी? कुछ पूछने की खातिर ही उसने पूछ लिया। देख तो रही हो बिटिया, उन्होंने भी बस एक नामालूम सा जवाब दे दिया। इस विषय पर कहने सुनने के लिए अब कुछ नया था भी नहीं। सोनू की धिंगा मस्ती शुरू हो गई थी। क्षमा ने जरा कड़े स्वर में उसे डपटना चाहा। सोनू नीचे उतरो, बाबूजी को तंग नहीं करते। तो बाबूजी ने उसे रोक दिया। करने दो बहू, वह कौन सा मुझे रोज तंग करने आता है। रोज तो यूं ही पड़े पड़े खटिया तोड़ा करता हूँ, एक दिन थोड़ी वर्जिश ही सही। बाबूजी का वह भीगा स्वर उसे भीतर तक मथ गया। अपने आंसू छिपाते हुए वह किचन में चली गई। अम्मा जी कनस्तर में से और आटा निकाल रही थी। कुल जमा 2 प्राणियों की गृहस्थी है, गिनती की रोटियां बनती हैं। एक व्यक्ति भी बढ़ जाए तो हिसाब गड़बड़ा जाता है। अम्मा जी आप रहने दीजिए, मैं बना लेती हूँ, उसने सिंक में हाथ धोते हुए कहा। अरे अभी 5 मिनट में बन जाती है, तू आई है तो 2 घड़ी आराम कर। अच्छा ऐसा कीजिए, आप आटा सान कर रख दीजिए, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। आप लेंगी? हाँ 2 घूंट ले लूंगी। अपने बाबूजी से मत पूछना, वह मना नहीं करेंगे, पर नुकसान करती है उन्हें। वह चाय बना रही थी तब तक पूरा घर गाड़ियों के शोर से भर गया था। बाबूजी ने शायद सोनू के खिलौनों की पेटी खोल दी थी। बेटे की यादों की तरह उन्होंने पोते के खिलौने भी सहेज कर रखे हुए हैं। ओहो अम्मा जी देखिए तो, बाबूजी भी कमाल करते हैं, सारे के सारे खिलौने निकाल कर दे दिए। अब पूरे घर में पसारा हो जाएगा। अरे हो जाने दे रे, भगवानों के घर में ही पसारा होता है, साफ सुथरे घर का कोई क्या करे। रौनक तो तब होती है जब पूरा घर इस तरह बिखरा होता है। तो उसकी चिंता मत कर, मैं सब समेट लूंगी, मुझे और काम भी क्या है। क्षमा फिर कुछ नहीं बोली।
उसे मालूम है इस घर में सोनू के खिलाफ एक अक्षर भी सुना नहीं जाएगा। कई बार उसे लगता है कि अच्छा हुआ जो वह सोनू को अपने साथ ले गई, यहाँ तो ये लोग उसे चौपट ही कर देते। उसे साथ क्यों नहीं लाई? चाय पीते हुए अम्मा जी ने पूछा। किसे? क्या नाम है उसका? जितेंद्र? सत्यजीत नाम है, जीतू बुलाते हैं। हाँ, उसे भी ले आती ना, हमें अच्छा लगता। नहीं अम्मा जी, दोनों मिल जाते हैं तो बहुत तंग करते हैं, 5 मिनट चैन से बैठने नहीं देते। वैसे भी वह अपनी दादी के बगैर रहता नहीं है। ठीक तो है, बेचारों ने माँ की तरह पाला है। कहते हैं 20 दिन का था जब उसकी माँ मरी थी। अब वह अम्मा जी को कैसे बताती है कि वह जीतू को जानबूझकर साथ नहीं लाई। उसकी दादागिरी से निजात पाने के लिए तो वह सोनू को यहाँ लाती है। 1 साल छोटा है सोनू से, पर हर वक्त उस पर हावी रहता है। इतनी सी उम्र में भी उसे एहसास है कि यह घर उसका है। इस घर की चीज पापा और दादी भी उसके हैं और वह हर वक्त उन पर अपना हक जताता रहता है। सोनू की तो वहाँ ले देकर एक मम्मी है, वह भी दबी दबी सी रहती है, इसलिए सोनू भी बेचारा बुझा बुझा सा रहता है। यहाँ आकर देखे कोई कैसे धमाचौकड़ी चल रही है। तब तक अम्मा जी ने एक सब्जी का ठेला रोक लिया था। गोभी, मटर, आलू, टमाटर उसके सामने रखते हुए बोली, फटाफट एक सब्जी बना लो बिटिया, घर में सिर्फ लौकी बनी है, वह भी बिल्कुल फीकी। अब 2-2 सब्जियां नहीं बनाती ना मैं, जो उनके लिए बनाती हूँ वही खा लेती हूँ। सब्जी छौंकते हुए उसने कहा, अम्मा जी मैं गरम फूल के उतार रही हूँ, आप बाबूजी को आवाज दे दीजिए। तेरे बाबूजी घर में है कहाँ? वे तो अपने राजकुमार के साथ बाजार गए हैं, तभी न घर में इतना सन्नाटा है। आप भी कमाल करती है अम्मा जी, एन खाने के वक्त उन्हें कहाँ भेज दिया? अरे मैं कौन होती हूँ भेजने वाली, और मेरे कहने से क्या वो आते जाते हैं? मुझे तो आज तक एक धनिया पत्ती भी लाकर नहीं दी, पर सोनू के आते ही जैसे उनके पाँव में पंख लग जाते हैं। करने को तो अम्मा जी शिकायत कर रहे थे, पर उनके लहजे में जरा भी रोष या आक्रोश नहीं था। उन्हें तो जैसे यह सब बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे पता होता तो कम से कम मैं सोनू को तो रोक लेती। बाजार में ऐसा बवाल मचाता है कि बस उसकी फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। बहुत तंग करता है। कर लेने दे, इसी बहाने कंजूस दादाजी के 4 पैसे तो खर्च होंगे, अम्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा। बाबूजी बाजार से लौटे तो हाँफ रहे थे, सांस धोखने की तरह चल रही थी। बाबूजी को इस तरह हाँफते देखती है तो क्षमा को हमेशा डर लगता है कि कहीं यह उनकी आखिरी सांस न हो। सोनू लेकिन खुशी से उछल रहा था। मम्मी देखो, मम्मी देखो, दादी देखो, कह कहकर अपनी सारी खरीदारी दिखा रहा था। क्षमा समझ गई कि उतनी सी देर में बाबूजी की जेब काफी हल्की हो गई होगी। ऐसी भरी दोपहर में आने जाने की क्या जरूरत थी बाबूजी? ये चीजें तो शाम को भी लाई जा सकती थी। अरे ये सामान तो ऐसे ही खरीद लिया, मैं तो खास इसके लिए गया था। उन्होंने रसगुल्ले का टिन पकड़ाते हुए कहा, हमारे छोटे साहब की खास पसंद। खाना खा लो, बहू आटा लगा कर बैठी है। आता हूँ भाई, जरा सांस तो सम पर आने दो, जरा इत्मीनान से बैठकर खाना खाऊंगा। गरम फुलके रोज थोड़े ही नसीब होते हैं। हाँ हाँ, रोज तो जैसे मैं बासी खाने खिलाती हूँ। एक और खड़ी क्षमा उस नोक झोंक का आनंद लेती रही। बेटे दिन में कहानी नहीं सुनाते, मामा रास्ता भूल जाता है। जीतू का मामा तो रास्ता नहीं भूलता, उसकी दादी तो उसे रोज कहानी सुनाती है। वह तेरी भी दादी है बेटे? नहीं, मुझे वैसी वाली दादी अच्छी नहीं लगती। क्यों रे? वो तो खूब सुंदर है, एकदम गोरी चिट्टी। एक बार बोल दिया ना, वो हमें नहीं अच्छी लगती। सोनू, यह क्या बदतमीजी है? आवाज नीचे करो। हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम अपनी दादी से बोल रहे हैं। उसे तड़ से एक जड़ देने की इच्छा हुई, पर उठा हुआ हाथ बीच में रुक गया। पता नहीं अम्मा जी क्या सोचेंगी। उन्हें लगा कि वहां भी इसी तरह मारते धमकाते रहती होगी, तभी तो बच्चा ऐसा कुम्हलाया सा रहता है। कभी कभी लगता है जैसे सोनू उसका बेटा नहीं, किसी की अमानत है। उसका काम सिर्फ उसकी परवरिश करना है। अपने को थोड़ा संयत करके उसने सोनू से कहा, तुमने शरबत पी लिया ना? अब जाओ दादाजी के पास जाकर चुपचाप सो जाओ। 4 बजे तक कोई आवाज नहीं होगी, समझे? सोनू समझ गया कि मम्मी के आदेश पर कोई अपील नहीं हो सकती। चुपचाप दादाजी के बगल में जाकर लेट गया। जीतू की देखा देखी बहुत जिद्दी होता जा रहा है। क्या वो बहुत जिद्दी है? और क्या, दादी उसे पान फूल की तरह सजती जो है। कहती है,
मैं इसकी दादी नहीं माँ हूँ। 20 दिन का था जब से पाल रही। इसके आंसू मैं देख नहीं सकती। तुम कुछ कहती नहीं? क्यों कहूँ? सौतेली माँ तो वैसे ही बदनाम होती है। साफ दिख रहा है कि बच्चा बर्बाद हो रहा है, पर चुपचाप देखती रहती हूँ। उसकी देखा देखी यह भी बिगड़ रहा है, पर बार बार अपने बच्चे को डांटना अच्छा भी तो नहीं लगता। कहते कहते उसके मन में सोनू के लिए ममता उमड़ आई। नाहक बेचारे को झड़क दिया। यहीं आकर तो थोड़ी मन की कर पाता है। वह चुपचाप उठी और बाबूजी के कमरे में झांक आई। सोनू सो गया था। दोनों टांगे बाबूजी के ऊपर थी। यह भी एक तरह से जीतू की नकल ही थी। उसे ठीक से सुलाने का ख्याल भी आया, पर बाबूजी की नींद टूट जाने के डर से चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गई। वे उसे प्यार तो करती है ना? अम्मा जी ने बातों का सिलसिला पुनः प्रारंभ करना चाहा। कौन? मम्मी जी? क्या पता करती भी होंगी। कम से कम दुत्कारती तो नहीं है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। और वह दुष्ट है ना, वह तो सोनू को दादी के पास फटकने भी नहीं देता, जैसे वह उसके अकेले की प्रॉपर्टी है। श्री राम। अम्मा जी ने उसास भरी और करवट बदल कर लेट गई, पर क्षमा बिना देखे भी जान गई कि इस समय उनकी आंखें गीली हो रही थी। कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। क्षमा वही नंगे फर्श पर हाथ का तकिया बनाकर लेट गई थी। अम्मा जी ने चाय के लिए जगाया तब 5 बज रहे थे। कुछ बिछाकर तो सोती बिटिया, शरीर अकड़ जाएगा ना। कप हाथ में लेते हुए उसने देखा कि अम्मा बाबूजी कहीं जाने के लिए तैयार खड़े हैं। सोनू जी भी बैग से कपड़े निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कहीं जा रहे हैं? उसने सोनू को कपड़े पहनाते हुए पूछा। हाँ, थोड़ा बाजार हो आते हैं। अभी सुबह तो इतनी सारी चीजें लाए हैं। वो तो फालतू सी चीजें थी। इसका जन्मदिन आ रहा है ना, एक ड्रेस ले आते हैं। उसमें तो अभी 1.5 महीना बाकी है बाबूजी। तब तक तो यह उन कपड़ों की गत बना देगा। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से एडवांस गिफ्ट ही सही। बेटे, तुम 1.5 महीने की बात करती हो, मुझे तो अपने कल पर भी भरोसा नहीं रहा है। इसीलिए तो जो बात मन में उठती है कर डालता हूँ, उसे अगली घड़ी पर नहीं छोड़। वह चुप हो गई। बाबूजी आजकल बात बात पर मृत्यु का हवाला देने लगे हैं। जवान बेटे की मृत्यु ने उन्हें जीवन की क्षण भंगुरता का निकट से परिचय करवा दिया है। जाने के लिए दोनों मानसिक रूप से तैयार बैठे हैं। पता नहीं कौन पहले जाएगा, पर पीछे जो भी रहेगा वह बहुत दुखी होगा। उन लोगों के चले जाने के बाद क्षमा को एहसास हुआ कि उससे एक बार भी चलने को नहीं कहा गया। शायद वे सोनू के सानिध्य में किसी से हिस्सा बांट करना नहीं चाहते थे, या शायद सोनू ने ही मना कर दिया हो। उसे आजकल मम्मी की टोकाटाकी अच्छी नहीं लगती। अब इस खाली समय का वह क्या करे? शाम के खाने का भी कोई झंझट नहीं है। बाबूजी तो रात को खिचड़ी ही खाते हैं। सुबह की सब्जी और 2-4 रोटियां पड़ी है, सास बहू आराम से खा लेंगी। न हुआ सोनू के लिए 2 पराठे सेक देंगी। उसने रसोई पर सरसरी नजर डाली। वहां काफी कुछ करने की गुंजाइश थी। अम्मा जी से तो आजकल कुछ होता नहीं है। सारा उत्साह ही जैसे निचुड़ गया है। स्टूल पर चढ़कर उसने शेल्फ के सारे डिब्बे उतार लिए। आधे से ज्यादा तो खाली ही थे। उन्हें अलग करके शेष डिब्बों को उसने धो पोंछ कर चमकाया और तरतीब से जमा दिया। किचन टेबल पर लगी लोच चाकू से रगड़कर साफ कर दी। सिंक में ब्रश फेरा। पानी भरने के बर्तनों को मांझ कर रख दिया। रसोई के बाद उसने बाबूजी के कमरे की ओर रुख किया। उसने उनके पलंग की चादर बदली, किताबों की अलमारी ठीक से जमाई, इधर उधर पड़े हुए अखबारों को तहा कर रखा, दवाइयों की अलमारियों का कागज बदला, खाली शीशियां और दवाइयों की पन्नियां डस्टबिन में फेंक दी। फ्रीजर खोलकर देखा, डिफ्रॉस्ट करना जरूरी था। उसे रात के लिए मुलतवी करके उसने सोफा कवर बदले, कारपेट झटकारा, जूतों की अलमारी ठीक की। टीवी का स्क्रीन पोंछते हुए अनायास उसकी नजर अजय के फोटो से टकराई और उसके हाथ वहीं रुक गए। इतने मनोयोग से वह काम किए जा रही थी कि अनायास एक धक्का सा लगा। वह यहाँ क्या कर रही है? क्यों कर रही है? इस घर में उसकी दखलंदाजी कहीं अनधिकार चेष्टा तो नहीं? इस ललक से उसने अपने नए घर में तो कभी कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह घर मम्मी जी का था। वह गृहस्थी मम्मी जी की थी। उस घर की हर वस्तु पर उनकी छाप थी। छोटे बड़े हर निर्णय पर उनकी मोहर थी। नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में सब्जी कौन सी पकेगी, दाल कौन सी चढ़ेगी, सब वही तय करती थी। धोबी की डायरी, दूध के कूपन, बनिए की कॉपी, गैस की पासबुक, सब कुछ उनके पास। बेचारी अम्मा जी निवृत्त होने के बाद दोबारा जबरदस्ती गृहस्थी में झोंक दी गई थी। अब वे बेमन से बेगार ढोरी थी।
पर मम्मी जी तो शायद कभी निवृत्त हुई ही नहीं, न मन से न शरीर से। बहू के आने के बाद शायद स्थितियां कुछ बदली होंगी, पर उसके लिए भी समय कहाँ मिला। साल भर तो तीज त्योहार और सैर सपाटे में ही निकल गया होगा। उस दौरान जीतू ने भी अपने अस्तित्व की सूचना दे दी थी। जीतू के जन्म के बाद तो 20वें दिन ही बेचारी चल बसी। कुल 15 महीनों में सारा नाटक समाप्त हो गया। घर की जिम्मेदारियों के साथ मम्मी जी पर एक बच्चे का बोझ भी आ पड़ा, पर वे उसे खूब मुस्तैदी से निभा रही हैं। बेटी की गृहस्थी में वे इतनी रच बस गई हैं कि कभी लगता ही नहीं कि वह मजबूरी में यह सब कर रही हैं। क्षमा ने सोचा था उसके जाते ही वह कहेगी, लो भाई अब अपना कारोबार संभालो और मुझे छुट्टी दो, पर उन्होंने कभी कहा ही नहीं। शादी को 13 महीने हो चले, पर क्षमा की हैसियत अब भी वहाँ मेहमान की तरह ही है। कभी कभी उसे लगता है कहीं वह अनचाही मेहमान तो नहीं है। अपने सुदर्शन पुत्र के लिए मम्मी ने जरूर किसी कुंवारी कन्या की कामना की होगी। बेटा अगर जिद पर न अड़ गया होता तो वह अपनी कामना जरूर पूरी करके ही रहती। तीनों बाजार से लौटे तब दिया बत्ती हो चुकी थी। सोनू तो किलकारियां भरता हुआ लौटा था, पर वे दोनों बेहद थक गए थे। अम्मा जी ने आते ही क्लांत शांत स्वर में कहा, एक कप चाय बना दे बिटिया, अपने बाबूजी को भी दे देना, एकदम पस्त हो गए हैं। वह कहना चाहती थी कि ऑटो कर लिया होता, पर चुप रह गई। घर की चरमराती आर्थिक अवस्था वह देख ही रही है, उस पर सोनू की मेहमान नवाजी का अतिरिक्त भार भी वह महसूस कर रही थी। चुपचाप चाय बनाने चली गई। चाय लेकर बाहर आई तो देखा सोनू तो कपड़े बदलकर टीवी के सामने डट गया है, पर दोनों प्राणी कमरे में हैं। अम्मा जी तो कोरी साड़ी पहनकर ही बिस्तर में पसर गई हैं। बाबूजी आराम कुर्सी में लेटे हुए से थे। घर को देखकर ही लगता है कि यहाँ लक्ष्मी का फेरा हुआ है, अम्मा जी ने कहा। और क्या, तुमने तो इसे भूतों का डेरा बना डाला था। अम्मा जी उखड़ गई। देखो 2 वक्त पकाकर दे रही हूँ, इसे गनीमत समझो, इससे ज्यादा का मेरा बूता नहीं है। हाँ जानता हूँ भगवान, सब समझता हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था, पर तुम तो आजकल मजाक भी नहीं समझती, एकदम चढ़ बैठती हो। फिर बाबूजी क्षमा की ओर मुखातिब हुए। सच बिटिया, सिर्फ हम ही तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे, यह घर भी तुम्हारी बाट जोता रहता है। बाबूजी का स्वर भीगा हुआ था। क्षमा का भी गला भर आया। बोली, बाबूजी मैंने तो कभी इस घर से जाना नहीं चाहा था, आप ही ने। हाँ मैंने ही जबरदस्ती तुम्हें भेज दिया, यही ना। यह काम मैंने बहुत खुशी से नहीं किया बिटिया, कलेजे पर इतना बड़ा पत्थर रखना पड़ा था। बहुत मजबूरी में मैंने यह कदम उठाया था, क्योंकि जमाना बहुत खराब चल रहा है। एक अकेली औरत को लोग चैन से जीने नहीं देते। तुम्हारा कोई भाई होता या माँ ही जिंदा होती तो कोई चिंता नहीं थी, पर केवल हमारे सहारे तो तुम इतना बड़ा जीवन काट नहीं सकती थी। उन दिनों तुम नौकरी पर भी जाती थी तो तुम्हारे लौटने तक हमारे प्राण अधर में लटके रहते थे। अब तुम अपने घर में सुरक्षित हो, हम लोग भी चैन की नींद सो लेते हैं। कभी कभी लगता है बाबूजी कि सोनू के हक में यह अच्छा नहीं हुआ। मुझे तो घर मिल गया, पर एक तरह से वह बेघर हो गया है, अपनी जड़ों से उखड़ गया है। काश वह यहाँ रह पाता। अगर उसे ही रखने लायक होते तो क्या हम तुम्हें यहाँ से जाने देते? नहीं बिटिया, हमारा अब कोई भरोसा नहीं है। पके फल है, किस दिन टपक जाएंगे कह नहीं सकते। फिर तो उसे तुम्हारे पास भेजना ही पड़ेगा। उतनी देर बाद क्या वह उस घर में एडजस्ट हो पाएगा? क्या वे लोग उसे सहज भाव से स्वीकार कर पाएंगे? और हम ही उसे रख भी ले तो बच्चे के मन में सदा के लिए एक गांठ पड़ जाएगी कि मम्मी अपने सुख के लिए मुझे छोड़कर चली गई। और सच बात तो यह है बेटा कि हम लोग उसे केवल प्यार दे सकते हैं, दुलार दे सकते हैं, पर बढ़ते हुए बच्चे के लिए रख रखाव भी जरूरी है, सार संभाल भी तो जरूरी है। यह काम दादा दादी के वश का नहीं है। इसके लिए माँ बाप दोनों का स्नेह चाहिए, अनुशासन चाहिए। तुम यह बात मन से एकदम निकाल दो कि तुम सोनू के साथ कोई अन्याय कर रही हो। मैंने इस शादी में केवल तुम्हारा कल्याण नहीं देखा था, सोनू के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य का भी सपना देखा था। बाबूजी उसे हमेशा इसी तरह आश्वस्त करते रहते हैं, सांत्वना देते रहते हैं। उतनी देर को मन मान भी जाता है, पर वहां जाते ही सब उलट पुलट हो जाता है। वह घर अभी ढंग से उसका भी नहीं हो पाया है, तो सोनू का तो सवाल ही नहीं उठता। सुबह सुबह सोनू ने पेपर में जंगल बुक का विज्ञापन पढ़ लिया था और वह जिद पकड़ गया। क्षमा ने आसपास पता लगाया, एक आध हम उम्र तो मिल गया, पर कोई भी बड़ा बच्चा साथ जाने के लिए राजी नहीं हुआ। अकेले भेजने का तो प्रश्न ही नहीं था। बच्चे भी आजकल बच्चों वाली फिल्म कहाँ देखते हैं, उन्हें भी चटपटी मसालेदार फिल्में अच्छी लगती हैं। क्षमा बुनबुना रही थी, मैंने ढेर सारे कपड़े गला रखे हैं,
फ्रिज भी डिफ्रॉस्ट हुआ पड़ा है, नहीं तो मैं ही चली जाती, पर 10 बजे तक तो यह सब समेटना मुश्किल है। तो हम चले जाते हैं, बाबूजी ने कहा। आप? क्यों? हम क्या इतने बूढ़े हो गए हैं कि पिक्चर भी नहीं जा सकते? क्यों भगवान? क्षमा ने तो सोचा था कि अम्मा जी साफ मना कर देंगी, पर वे तो एकदम तैयार हो गई। क्षमा समझ गई कि वह जैसे सोनू के साथ का एक पल भी खोना नहीं चाहती। बाबूजी भी जैसे सोनू की हर इच्छा पूरी करने का संकल्प लिए हुए। फिर उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया और सोनू को तैयार करने लगी। चलते समय सोनू का वाटर बैग, सैंडविच और रुमाल के साथ एक 50 का नोट भी अम्मा जी के हाथ में ठूस दिया। बाबूजी से तो कहते मुझे संकोच होता है, पर आप लोग बस या टेम्पो के झंझट में मत पड़िएगा, दोनों वक्त ऑटो ही कीजिएगा। बाबूजी से कहते हुए सचमुच संकोच होता है। उनका आजकल एक ही तकिया कलाम है, हमने तुम्हारा कन्यादान किया है, अब तुमसे कुछ लेने का हमारा हक नहीं बनता। अब तो वह यह भी नहीं कह सकती कि मेरे पैसों पर न सही, बेटे की पेंशन पर तो आपका हक है। बाबूजी जानते हैं कि इस शादी के साथ ही वह पेंशन भी बंद हो गई है। उन लोगों के जाने के बाद उसने सबसे पहले कपड़े निपटाए, फिर जब भी यहाँ आती है घर के पर्दे, चादरें और बाबूजी के बाहर आने जाने के कपड़े धोकर जाती है। अम्मा जी का काम उतना ही हल्का हो जाता है। कपड़ों के बाद उसने फ्रिज की ओर रुख किया। 12 घंटे बाद भी बर्फ पूरी तरह पिघली नहीं थी। इक्के दुक्के टुकड़े अभी भी यहाँ वहाँ फंसे हुए थे। उसने जतन से धो पोंछ कर फ्रिज को चमकाया, फिर सारा सामान यथास्थान जमा दिया। सामान वैसे था ही क्या, हाँ 5-6 तरह की सब्जियां जरूर थी। वे क्षमा ने खरीदी थी। उन्हें बीन चुनकर प्लास्टिक के अलग अलग थैलियों में रखने के बाद उसने फ्रिज को बंद कर दिया। बटन चालू करके आसपास बिखरा पानी पोंछ रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलकर देखा, श्याम सुंदर थे। पता नहीं क्यों इस घर में उन्हें देखकर वह असहज हो जाती है। अंदर आ सकता हूँ? ओ आइए ना, बैठिए, उसने कुर्सी की ओर संकेत करते हुए कहा और पानी लाने चली गई। अपनी शर्म और हड़बड़ाहट छिपाने का यही एक उपाय था। और लोग कहाँ हैं? पानी का गिलास लेते हुए श्याम सुंदर ने पूछा। पिक्चर गए हैं, सोनू बहुत जिद कर रहा था। अच्छा हुआ जो तुम नहीं गई, नहीं तो मेरा चक्कर बेकार हो जाता। कोई खास काम था क्या? यहाँ आने के लिए कोई खास काम ही होना चाहिए। तुमसे मिलने भी तो आ सकता हूँ। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा ये मतलब था कि वाक्य पूरा करते ही नहीं बना, क्योंकि अभी अभी उसने लक्ष्य किया था कि वे दोनों अजनबियों की तरह आमने सामने बैठे हुए, वह उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए है और नितांत औपचारिक ढंग से बातें कर रही है। तुम्हारा मतलब कुछ भी रहा हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं इससे भी कड़वी बातें सुनकर आ रहा हूँ। कहाँ से? साकेत से। हे भगवान, आप साकेत क्यों गए थे? मेरी किस्मत खराब थी और क्या। मम्मी ने बताया तुम घर गई हो तो सीधे तुम्हारे पापा के यहाँ चला गया, यहाँ का ख्याल ही नहीं आया। अब क्षमा कैसे कह दे कि घर के नाम पर यही घर याद आता है, पियर का तो ख्याल ही नहीं आता। दरअसल सोनू बहुत जिद कर रहा था, उसने क्षमा याचना के से स्वर में कहा। ठीक तो है, ये लोग भी उसकी बाट जोहते रहते हैं। हाँ, सोनू के आने से उनकी जिंदगी में थोड़ी रौनक हो जाती है। देखिए ना, कल से उसे लेकर घूम रहे हैं, पता नहीं कितना रुपया फूंक डाला होगा। मुझे तो कभी कभी इतना संकोच हो जाता है। कभी कभी साकेत भी होया करो। तुम्हारे पापा भी तो एकदम अकेले हैं। कुछ कह रहे थे? खूब सनक रहे थे। मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो वे बोले वह यहाँ क्यों आने लगी, उसके सगे तो वहाँ विष्णुपुर में बसते, उन लोगों ने शादी क्या करवा दी, वे उसके लिए सबसे बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा हो गए। कल को जब बेटे को बेदखल कर देंगे ना, तब इसे अक्ल आएगी। फंड पर तो हाथ साफ कर ही दिए, अब पेंशन भी डकार रहे। क्या बात करते हैं, आपने बताया नहीं कि? अरे भाई सब बता दिया, पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि फंड फिक्स में डाल दिया है, पेंशन सोनू के नाम से जमा हो रही है, उसे क्षमा की मर्जी के बिना कोई छू नहीं सकता। पर उन्हें विश्वास ही नहीं होता। उन्हें तो यह भी डर है कि ये लोग सोनू को जायदाद से बेदखल कर देंगे। कौन सी जायदाद? यही छोटा सा घर ना। हाँ, पापा को डर है कि बाबूजी यह घर अपनी बेटी के नाम कर जाएंगे और सोनू टापता रह जाएगा। कह रहे थे मेरी बेवकूफ बेटी ने अपने लिए तो घर ढूंढ लिया, पर अपने बेटे को बेघर कर दिया। शर्म और संकोच से गड़ गई क्षमा। उसे पापा पर इतना गुस्सा आ रहा था, यह बात क्या उसके पति से कहनी चाहिए? पता नहीं क्यों वह क्षमा की इस दूसरी शादी से बौखलाए हुए हैं। शायद उन्हें बाबूजी की नीयत पर भरोसा नहीं है, या कि उन्हें उम्मीद थी कि पति की मृत्यु के बाद क्षमा उनके पास आ जाएगी और उनका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। पर यह शादी नहीं भी होती
तो क्षमा अम्मा बाबूजी के पास ही रहती, पापा के पास कभी भी नहीं जाती। सोनू को लेकर तो कभी भी नहीं। अब भी अगर लौटना हुआ तो वह इसी घर में लौटेगी। शादी से पहले तो खैर मजबूरी थी, पर अब वह उस निरंकुश शासन को झेल नहीं पाएगी। सोनू जी बिगल बजाते हुए घर में दाखिल हुए थे, पर अतिथि को देखकर एकदम चुप हो गए। हेलो सोनू जी, यह क्या लेकर आए हैं आप? जरा हमें भी तो दिखाइए। सोनू चुपचाप उनके पास चला गया। उनकी गोद में बैठकर प्रश्नों के उत्तर देता रहा, पर उसके चेहरे से तनाव साफ झलक रहा था। दादा दादी कहाँ हैं? क्षमा ने पूछा। आ रहे हैं, उसने मरियल से आवाज में जवाब दिया। क्षमा दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई, जैसे कि स्वागत करना बहुत जरूरी हो। वे लोग अपनी गति से सीढ़ियां चढ़ रहे थे। कौन आया है? बाबूजी ने पूछा। जीतू के पापा, क्षमा ने कहा और खुद ही झेप गई। पता नहीं क्यों श्याम सुंदर के लिए यही संबोधन याद आता है। क्या वे कभी सोनू के पापा हो सकेंगे? श्याम सुंदर ने आगे बढ़कर दोनों के पैर छू लिए। गदगद होकर आशीर्वाद देते हुए अम्मा जी ने कहा, मुन्ने को भी ले आते बेटा। जी, वह मम्मी के बिना रहता कहाँ है? एक दिन बंजी को भी लेकर आना बचवा, समधिन है हमारी, क्या ऐसे ही आ जाएंगे? आप भी कैसी बात करते हैं, अगली बार जरूर लेकर आऊंगा, निमंत्रण की जरूरत नहीं है। क्षमा चाय बनाने के बहाने भीतर चली गई। उसे अपने ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था। जो बात अम्मा बाबूजी इतनी सहजता से कह गए, वो उसके मन में क्यों नहीं आई? इतनी देर से बैठी रही, पर एक बार भी उसने जीतू के बारे में नहीं पूछा। खुद तो चाहती कि सामने वाला उसके बच्चे को बाप का प्यार दे, पर वह खुद क्या कभी जीतू को माँ की नजरों से देख पाई है? मम्मी जी के प्यार का मजबूत घेरा उसके चारों ओर है, तो क्या हुआ? उसने भी तो कभी उस घेरे को तोड़ने की कोशिश नहीं की। श्याम सुंदर तो जब तब सोनू को भी दुलरा लेते हैं, पर वह तो हमेशा निर्लिप्त सी बनी रहती है। वह चाय लेकर बाहर आई तो बाबूजी ने कहा, बेटे अपना सामान समेट लो, श्याम जी तुम्हें लेने आए हैं। उसने श्याम जी की ओर देखा। वे सोनू से बतियाने में व्यस्त थे। बहन जी आज सुबह बनारस गई है, उनके भाई बहुत बीमार हैं। और जीतू? वह घर पर अकेला है, इसीलिए तो तुम्हें लेने आए हैं। वैसे बेटे उसे भी यहीं ले आते, तुम सब लोग सुबह साथ निकल जाते। सुबह आने से नहीं चलता बाबूजी, सोनू का स्कूल तो 11 बजे से है, पर जीतू की बस तो सुबह 7:30 पर ही आ जाती है। अभी उसे कहाँ छोड़ा है? क्षमा खुश थी कि कम से कम उसे पूछने का तो होश रहा। अभी तो पड़ोस में संध्या के पास छोड़ आया हूँ, सीधे यहाँ आता तो शायद ले भी आता। ठीक ही तो किया जो छोड़ा है, पापा के यहाँ उसे ले जाते तो पता नहीं और भी क्या क्या सुनना पड़ता। वह तैयार होने के लिए भीतर गए तो सोनू पीछे पीछे चला आया। उसका मुंह इतना सा निकल आया था, मम्मी क्या हम लोग वापस जा रहे हैं? हाँ बेटा। पर क्यों? आपने तो कहा था मंडे तक रहेंगे। कहा था, पर वहाँ अपना जीतू अकेला है ना, इसीलिए जा रहे। क्यों? उसकी बड़ी मम्मी कहाँ गई? बेटे वह आपकी भी बड़ी मम्मी है। ठीक है, पर वे कहाँ गई? बनारस गई है, बड़े मामा जी वहाँ बीमार है ना। अब जीतू घर पर एकदम अकेला है तो उसने पापा से कहा कि सोनू भैया को ले आइए, इसलिए पापा को आना पड़ा। सोनू बहुत खुश तो नहीं हुआ, पर उसके चेहरे का तनाव जरूर कम हो गया। हमारी किसी को जरूरत है, यह बात बच्चों के अहम को भी तो तृप्त करती है। जैसे दादाजी मैं अपना नया वाला हेलीकॉप्टर ले जाऊं? बिल्कुल ले जाओ, तुम्हारे लिए तो लाए हैं। और पुराने वाली ट्रेन, वह भी ले जाओ, और नई वाली ड्रेस भी, जन्मदिन पर पहनना। सोनू के जन्मदिन पर आपको भी आना है बाबूजी, श्याम सुंदर ने कहा तो क्षमा को अच्छा लगा। सोनू का पिछला जन्मदिन तो शादी के तुरंत बाद ही पड़ा था। वह जानबूझकर चुप कर गई थी। सोनू को भी अपना जन्मदिन जीतू की बर्थडे पार्टी पर ही याद आया था। तब श्याम सुंदर ने क्षमा को बहुत डांटा था। इस बार तो सोनू का जन्मदिन भी उतनी ही धूमधाम से मनेगा, वह जानती है। नीचे उतरने तक उसने बड़ी मुश्किल से सब्र किया। सड़क पर आते ही बोली, चलने के लिए आप मुझसे भी तो कह सकते थे, बाबूजी से कहलवाने की क्या जरूरत थी? दरअसल मैं थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना चाहता था, इससे बड़े लोग जरा खुश हो जाते। अरे बहुत खुश है वो, दोनों ने आपको ए ग्रेड दे रखी है। वैसे उनसे थोड़ा सा झूठ बोला हूँ मैं। मामा जी कल रात को ही कूच कर गए हैं, पर बुजुर्गों को एकदम किसी की मौत की खबर नहीं सुनानी चाहिए, शौक लगता है। इसलिए तो मैंने जीतू को भी मम्मी के साथ नहीं भेजा, बच्चे भी उस माहौल से खौफ खा जाते हैं। पिछली बार नानी के समय गया था तो बहुत अपसेट हो गया था, हफ्तों गुमसुम बना रहा, ऊट पटांग सवाल पूछता रहा। मम्मी उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी, पर मैं भी अड़ गया।
मैंने कहा आपकी मर्जी है, जाना चाहो जाओ या ना जाओ, पर मैं बच्चे को उस माहौल में नहीं भेजूंगा। जीतू के जाने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, पर आपको तो जाना चाहिए था, सुबह ही आकर मुझे ले जाते तो अच्छा था। तुम्हें क्या लगता है मम्मी उसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर चली जाती? वह तो फिर शायद अपना जाना ही मुलतवी कर देती। मेरे पास छोड़ गई है, यही गनीमत समझो। श्याम सुंदर बोल तो गए, पर तुरंत ही उन्हें लगा कि वह बहुत गलत बात कह गए। बात का रुख बदल कर बोले, मामा जी की मृत्यु का अफसोस तो है, पर जीतू के हक में एक बात अच्छी हुई है, मम्मी के मोह पास से उसे थोड़ी मुक्ति तो मिली है। वह तो उसे बिल्कुल बच्चा बनाए हुए, लगता है कभी बड़ा होने ही नहीं देंगी। कोई नहीं चाहती कि उसका बच्चा बड़ा हो। क्यों? क्योंकि बड़े होकर बच्चे अपने नहीं रह जाते, पराये हो जाते हैं। वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी सेल्फिश ऑल्सो। यह तो बहुत ही स्वार्थ भरा दृष्टिकोण है। सो तो है। अब थोड़ी बच्चों के स्वार्थ की भी बात हो जाए। घर पास आ गया है ना, 2 आइसक्रीम के कप खरीद लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि वह बड़े आवेग के साथ घर की सीढ़ियां चढ़ी। बड़ी आतुरता से उसने दरवाजे का ताला खोलते हुए कहा, सोनू जाओ तो बेटे, संध्या दीदी के यहाँ से जीतू को ले आओ। कहना मम्मी तुम्हारे लिए एक चीज लाई है। सोनू दौड़ता हुआ पड़ोस में गया। उसके चेहरे का तनाव अब एकदम गायब था, पर जीतू को देखकर लगा कि वह तनाव अब जीतू के चेहरे पर छा गया। बेचारा लड़का, अपनी माँ को तो उसने कभी देखा ही नहीं था, पर जिसने माँ की तरह पाला पोसा था, उससे पहली बार बिछुड़ने की पीड़ा उसके चेहरे पर साफ अंकित थी। देखो हमारी मम्मी तुम्हारे लिए क्या लाई है। सोनू ने आइसक्रीम का कप उसके सामने करते हुए कहा। सोनू, क्षमा ने घुड़का, यह हमारी तुम्हारी क्या होती है, मम्मी दोनों की होती है, समझे? सोनू थोड़ा सा सहम गया, पर जीतू ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। पापा के बगल में खड़ा हुआ वह चुपचाप अपना कप खाली करता रहा। उसे थपथपाकर क्षमा ने कहा, अब दोनों बच्चे बड़ी मम्मी के कमरे में खेलेंगे, शोर नहीं करेंगे, लड़ेंगे भी नहीं। तब तक मम्मी खाना बनाती है, खाना खाकर थोड़ा आराम करेंगे और फिर शाम को मम्मी पापा के साथ पार्क में घूमने जाएंगे, ठीक है? पार्क में फिर से आइसक्रीम मिलेगी? सोनू ने पूछ लिया। बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले राजा बेटा बनना होगा। नाउ गेट सेट एंड गो। सोनू दौड़ता हुआ बड़ी मम्मी जी के कमरे में चला गया। जीतू भी पैर घसीटता हुआ सा उसके पीछे जाने लगा। अब जरा ध्यान रखिएगा, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, एकदम हाथापाई पर उतर आते हैं। उसने श्याम सुंदर को हिदायत दी और किचन में वह पहली बार अपनी मर्जी से खाना बना रही थी। जिस तरह आज सोनू एकदम तनाव मुक्त हो गया था, वह भी बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसका तो गुनगुनाने का मन हो रहा था। पहली बार वह इस घर में खुलकर सांस ले रही थी। मम्मी जी का व्यक्तित्व उस पर किस कदर हावी था, इसका यह प्रमाण था। आधे घंटे में उसने सारा काम निपटा दिया। सबसे आखिर में चावल कुकर में चढ़ाकर बाहर आई तो घर में एकदम सन्नाटा। केवल बीच बीच में सोनू के खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। सोनू, यह जीतू कहाँ चला गया? कमरे में होगा। क्यों? श्याम सुंदर ने पेपर से नजर हटाए बिना जवाब दिया। कमरे में तो हो ही नहीं सकता, इतनी देर में तो 1 दर्जन शिकायतें आ जाती। उसने वॉश बेसिन पर हाथ मुंह धोते हुए कहा। श्याम सुंदर उठकर कमरे तक गए और बोले, इधर आकर देखो जरा। क्षमा ने जाकर देखा। सोनू बड़े मजे से जीतू की पटरियों वाली ट्रेन चला रहा था और जीतू सोनू का नया हेलीकॉप्टर गोद में लिए चुपचाप उसे देख रहा था। क्षमा, तुमने माफ किया? मम्मी को गए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और ये लड़का कितना शरीफ बन गया है। क्षमा ने तड़प कर पति को देखा। कैसे बाप है ये, बेटे का दर्द नहीं समझते। जिसे वह शराफत समझ रहे हैं वह डर है, मन में छिपी असुरक्षा की भावना है। सोनू जानता है कि आज घर में मम्मी की सत्ता है और इसीलिए इतना दिलेर बना हुआ है। उसी तरह जीतू भी जान गया है कि आज घर में उसका सरपरस्त कोई नहीं है। बेचारा बच्चा मम्मी जी के आंचल की छां जरा सी हटते ही तपती रेत पर खड़ा हो गया है। क्षमा का मन ममता से भर आया। उसने जीतू को गोद में ले लिया और दुलारते हुए बोली, मेरा राजा बेटा भूखा है ना? देखो तो चेहरा कैसे निकल आया है। मम्मी अभी 5 मिनट में अपने बेटे के लिए खाना लगाएंगी। हाँ। फिर कुछ कड़े स्वर में सोनू से बोली, सोनू, तुम ये सारी चीजें जगह पर रखने के बाद ही कमरे से बाहर आओगे, समझे? और जाते समय पंखा बंद करना मत भूलना। दोनों बच्चों ने आंखों में अविश्वास भरकर क्षमा की ओर देखा। सोनू का चेहरा तमतमा गया था, पर जीतू की आंखों में आश्वस्ति की एक चमक कौंध गई।
उसने क्षमा के गोद में मुंह छिपाकर कांपते स्वर में पूछा, बड़ी मम्मी कब आएंगी? और आगे बोला, मम्मी तुम भी बड़ी अच्छी हो। तो मित्रों, एक पल आस्था का मालती जोशी द्वारा लिखित यह कहानी यहाँ पूरी होती है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।